जोहार दोस्तों, आप सभी को फिर से एक बार जोहार एग्जाम में स्वागत है। दोस्तों आज मैं फिर से आप लोगों के लिए झारखंड महिला सुपरवाइजर के लिए इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चन जो कि दोस्तों प्रीवियस ईयर बेस्ड है, ठीक है, जो कि दोस्तों सामान्य अध्ययन का है। इसमें इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन रहेगा जो कि आप लोग आने वाले झारखंड महिला सुपरवाइजर में आप लोग यहीं से ही सारा प्रश्न आप लोग इसी प्रकार का देखने को मिलने वाला है, ठीक है। तो आप लोग देखना ना भूले दोस्तों, जितना हम बताएंगे उतना सिर्फ आप लोग फॉलो करते हैं तो एक भी प्रश्न आप लोगों को छूटने वाला नहीं है, ठीक है। बस आप लोग निरंतर बने रहिए। जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि 8 बजे जीके का क्लास रहता है और 7 बजे आप लोग का साइंस का रहता है, 9 बजे पेपर 2 हिंदी का रहता है, ठीक है। अगर आप लोग खोटा अगर कोई लिए होंगे तो उन लोग भी आप लोग कमेंट करके बता दीजिए, ठीक है, क्योंकि उन लोग के लिए भी बहुत जल्द खोटा का भी प्रैक्टिस सेशन लाने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए आज के वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो निम्नलिखित देशों की राजधानी में कौन सा सही नहीं है ना, राजधानी यहाँ पे 4 दिया हुआ, इसमें से कौन सा राजधानी सही नहीं है उसको आप लोग को बताना है, ठीक है। तो दोस्तों देखिए, पनामा की राजधानी जैसा कि आप सभी को पता है पनामा सिटी है। फिलीपींस की राजधानी मनीला है। ओमान की राजधानी मस्कट है ना। यमन की राजधानी आप लोग का कहाँ है, साना, ठीक है। यमन की राजधानी कहाँ है, साना, इसलिए हम लोग को डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से देशों की मुद्रा का मिलान सही नहीं है। देखिए मुद्रा राजधानी से आप लोग एक एक प्रश्न देखने को मिलेगा ही, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन से देश की मुद्रा का मिलान सही नहीं है, बताइए किसका सही नहीं है दोस्तों। तो देखिए बोत्सवाना का मुद्रा आप लोग को बोत्सवाना पुल्ला है। मक्काओ का मुद्रा आप लोग का पटाका है। साइप्रस की मुद्रा आप लोग का यूरो है। देखिए यमन, ठीक है, यमन की मुद्रा ये आप लोग का क्या है, रियाल, ठीक है। यमन की मुद्रा क्या है, रियाल है ना, इसलिए डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, कूट भाषा में दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए इसको मिलान करना है, ठीक है। लिपि दिया हुआ है एक तरफ और उसका प्रचलित नाम दिया हुआ है, ठीक है। बताइए सिंधु लिपि कहाँ से है, मलयालम लिपि का नाम क्या है, तेलुगु एवं कन्नड़ लिपि क्या नाम है, मैथिली का क्या नाम है, तो बताइए इसको। तो देखिए इसका आप लोग ए नंबर ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप लोग इसको मिला लीजिएगा, ठीक है ना। आप लोग PDF चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए जोहार एग्जाम में, ठीक है। आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए, इसका PDF आप लोग वहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसका फर्स्ट नंबर ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा, यानी कि आप लोग का क्या हो जाएगा। देखिए सिंधु लिपि है, इसका प्रचलित नाम की बात करते हैं तो हड़प्पा लिपि है, ठीक है। क्या है, सिंधु लिपि की प्रचलित नाम हड़प्पा लिपि। अब बात करते हैं मलयालम लिपि, तो मलयालम लिपि की प्रचलित नाम है आपको केराली लिपि। क्या है, केराली लिपि। देन वो बात करते हैं तेलुगु एवं कन्नड़ लिपि की। तेलुगु एवं कन्नड़ लिपि की बात करते हैं तो इसका है आंध्र लिपि, ठीक है, आंध्र लिपि। मैथिली लिपि की बात करते हैं तो मैथिली लिपि आप लोग का प्रचलित नाम तिरहुत्ता लिपि हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह का आप लोग प्रश्न देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। देखिए खासी भाषा किसमें सम्मिलित है, ऑस्ट्रो एशियाटिक उपकूल की मुंडा शाखा, ऑस्ट्रो एशियाटिक उपकूल की मौन खमेर शाखा, चीनी तिब्बती कुल की उत्तरी असम शाखा, या फिर डीम दिया हुआ चीनी तिब्बती कुल की असम म्यांमारी शाखा। तो दोस्तों इस प्रश्न के आंसर आप लोग क्या हो जाएगा, बोलिए। तो इस प्रश्न के आंसर आप लोग बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि ऑस्ट्रो एशियाटिक उपकूल की मौन खमेर शाखा, ठीक है, इसका यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आर्यभट्ट का प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है। देखिए एक 5 नंबर प्रश्न में है आप लोग का, आर्यभट्ट का प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है, आर्यभट्टयम, बृहद संहिता, सिद्धांत, शिरोमणि। तो दोस्तों इस प्रश्न की हम लोग बात करते हैं, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आर्यभट्टम, ठीक है। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर होगा, क्या, आर्यभट्टम। देखिए आर्यभट्ट का प्रसिद्ध ग्रंथ आप लोग आर्यभट्टम है ना। आर्यभट्ट ने वर्गमूल, घनमूल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, पिरामिड का आयतन, वृत्त का क्षेत्र आदि क्षेत्र में अवधारणाएं दी है ना। और आर्यभट्ट ने ही शून्य को केवल संख्या नहीं बल्कि एक चिन्ह के रूप में व्याख्यायित किया है ना। नेक्स्ट है,
निम्न में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया? तो दोस्तों गांधी जी का भारत में पहला आंदोलन था जो कि चंपारण में हुआ था 1917 ईस्वी में। कब हुआ था? 1917 ईस्वी में, ठीक है, जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रयोग किया था। नेक्स्ट है जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड जैसा कि आप सभी को पता होगा 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में हुआ था, है ना। और ये किसके द्वारा कराया गया था? तो ये जनरल डायर के द्वारा कराया गया था, ठीक है। बहुत सारे लोग मर गए थे। और ये जलियांवाला बाग की बात करें तो ये अमृतसर में है ना। और ये अमृतसर आप लोग का पंजाब में स्थित है। कहाँ है? पंजाब में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट है और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहला असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया? तो बताइए, असहयोग आंदोलन भारतीय कांग्रेस ने किस वर्ष शुरू किया था? 1917 में, 1918 में, 1920 में या फिर 1928 ईस्वी में? तो दोस्तों इस प्रश्न के आंसर आप लोगों को बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1920 ईस्वी में पहला असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ था, ठीक है। और ये आप लोग का 1920 ईस्वी में कलकत्ता में कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में पास हुआ था, है ना। और वहीं पे असहयोग संबंधी प्रस्ताव जो कि आप लोग का दिसंबर 1920 में नागपुर में एक कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था, वहीं पे हुआ था, ठीक है। डेट भी आप लोग याद कर लीजिए, असहयोग आंदोलन प्रारंभ होने का डेट याद कर लीजिए, 1 अगस्त 1920 ईस्वी, ठीक है। 1 अगस्त कितना? 1920 ईस्वी। नेक्स्ट है पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाहौर कांग्रेस में पारित किया गया कब? 1919 में, 1929 में, 1939 में, फिर 1942 में। तो दोस्तों इस प्रश्न के आंसर आप लोग क्या हो जाएगा? तो ये आप लोग का 1929 ईस्वी हो जाएगा, यानी कि बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। कब? 1929 ईस्वी में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाहौर कांग्रेस में पारित हुआ था। कब? 1929 ईस्वी में, है ना। और ये इसका नेतृत्व पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, है ना, उन्होंने ही किया था, ठीक है। नेक्स्ट भारत का कौन सा राज्य चीन के साथ सीमा साझा नहीं करता? भारत के ऐसे 4 ऑप्शन दिया हुआ, उसमें आप लोगों को चूज करके बताना है कि भारत के कौन से ऐसा राज्य है जो कि चीन की सीमा साझा नहीं करता है ना। जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, सिक्किम, नागालैंड। तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? नागालैंड, ठीक है। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर होगा, नागालैंड, ठीक है। भारत चीन के साथ लगभग 3488 किलोमीटर लंबी भूतटीय रेखा को टच करता है, ठीक है। और ये सीमा आप लोग हो गया जम्मू कश्मीर हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, सिक्किम हो गया, अरुणाचल प्रदेश होकर गुजरती। कितना? इस डाटा को लोग याद कर लीजिएगा, 3488, ठीक है, 3488। नेक्स्ट है पिटली द्वीप, जहाँ मनुष्य का आवास नहीं है तथा वहाँ एक पक्षी अभ्यारण्य है। कहाँ ये अवस्थित है? पिटली द्वीप जहाँ मनुष्य का आवास नहीं है तथा वहाँ एक पक्षी अभ्यारण्य है, ये कहाँ अवस्थित है? अंडमान एवं निकोबार में मध्य अंडमान एवं लघु अंडमान में, निकोबार में, लक्षद्वीप समूह में। तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, लक्षद्वीप समूह में, ठीक है। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट है भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी की बात करते हैं तो ये आप लोग का क्या हो जाएगा? अन्नाईमुडी, ठीक है, अन्नाईमुडी हो जाएगा भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी, जो कि ये आप लोग कहाँ स्थित है? दक्षिण भारत में, ठीक है। ये दक्षिण भारत का या फिर कह सकते हैं प्रायद्वीप भारत का सबसे सर्वोच्च चोटी है। इसकी ऊंचाई की बात करते हैं तो 2695 मीटर है तथा यह केरल में स्थित है। कहाँ स्थित है अन्नाईमुडी? ये केरल में स्थित है, ठीक है। और यह चोटी पश्चिमी घाट पर्वत का भाग है। यह चोटी पश्चिमी घाट पर्वत का एक भाग है ना। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंभात की खाड़ी में गिरती है? पार्वती नदी, लूनी नदी, माही नदी या फिर जवाई नदी? तो दोस्तों इस प्रश्न के आंसर आप लोग क्या हो जाएगा? माही नदी, ठीक है, माही नदी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है
भारत में तिलहन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? गुजरात या फिर मध्य प्रदेश या फिर राजस्थान या फिर उत्तर प्रदेश? तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर आप लोग को हो जाएगा क्या? राजस्थान। राजस्थान इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 42वें संविधान क्या है? अच्छा हाँ, मूल कर्तव्यों का उल्लेख संविधान में कब किया गया? बताइए, मूल कर्तव्यों का उल्लेख संविधान में कब किया गया? संविधान निर्माण के समय 26 जनवरी 1950 को, 42वें संविधान संशोधन में, 41वें संविधान संशोधन में। तो दोस्तों इस प्रश्न के आंसर हम लोग क्या हो जाएगा? तो सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर होगा। 42वें संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा किया गया था। ठीक है, और दोस्तों ये भारतीय नागरिकों के लिए भारतीय संविधान के भाग 4 क में अनुच्छेद 51 क में शामिल करके इसमें 10 मौलिक कर्तव्यों की व्यवस्था की गई है ना। और 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा इसमें एक मौलिक कर्तव्य बढ़ा दिया गया है, जिससे अब इसकी संख्या 11 हो गई। मौलिक कर्तव्य कितनी अभी संख्या है? तो 11 है। नेक्स्ट है भारत में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण किससे व्यादेशित है? संविधान की उद्देशिका द्वारा, राज्य की नीति के निदेशक तत्व द्वारा, शांतिवन सूची द्वारा या फिर परंपरागत व्यवहार द्वारा? तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आप लोग का राज्य की नीति के निदेशक तत्व के द्वारा। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट नंबर प्रश्न में है 17 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन से अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रवर्तित किए जा सकते हैं? संवैधानिक अधिकार, मौलिक अधिकार, सांविधिक अधिकार या फिर उपरोक्त सभी? तो दोस्तों ये भारतीय संविधान के आर्टिकल 32 में मौलिक अधिकार की बात किया गया। अगर आपका मौलिक अधिकार का हनन होता है तो आप लोग आर्टिकल 32 के तहत आप लोग डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, अपना क्या बोलते हैं PIL अपना दायर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचन गण में सम्मिलित नहीं है? इनमें से आप लोगों को छांट के बताना कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन शामिल नहीं होता है। बताइए, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य तो शामिल होते हैं, तो ये नहीं होगा, है ना। राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, ये भी नहीं होगा, है ना। राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य ये भी शामिल होता है ना। तो देखिए, राज्य की विधानसभा परिषद के निर्वाचित सदस्य, ठीक है, राज्यों की विधानसभा परिषद के निर्वाचित सदस्य जो होते हैं ये भाग नहीं लेते, इसलिए हम लोग इस प्रश्न के आंसर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत कब की गई? बताइए, मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत कब की गई बताइए। तो इसकी शुरुआत हम लोग बात करते हैं तो 25 दिसंबर 2014 की गई थी। और दोस्तों ये नोडल मंत्रालय के द्वारा, यानी कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था, है ना। और इसके द्वारा डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, TB, पोलियो, हेपेटाइटिस B, खसरा, जापानी इंसेफेलाइटिस, इन्फ्लुएंजा, टाइस, ये सब शामिल है। ठीक है, नेक्स्ट है ये आज की लास्ट प्रश्न की बात। न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कौन करता? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, राज्य सरकार, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न के आंसर आप लोगों को सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको देख लेते हैं। तो देखिए, वर्ष 1985 में, ठीक है, हम लोग वर्ष 1985 में बात करते हैं। 1985 में कृषि मूल्य आयोग का नाम बदलकर कृषि लागत और मूल्य आयोग कर दिया गया है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इस संस्था द्वारा कुल 23 फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश की जाती है, जबकि सरकार द्वारा कुल 25 फसलों के लिए न्यूनतम मूल्य की घोषणा की जाती है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये सेशन आप लोगों का हेल्पफुल हो रहा होगा। तो लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जितने भी तैयारी करने वाले अभ्यर्थीगण होंगे उन लोग के पास ये वीडियो पहुंच सके। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं।